सो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। तो आज तुम लोगों का स्वागत है राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन इन मुरी मोल के पार्ट 70 में। तो लास्ट पार्ट में तुम लोगों ने देखा था अलायंस लीडर को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि सीमा क्लैन जो कि है इनसे अलायंस बिल्कुल नहीं करने वाली है। वो सीधा जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ निकल चुकी है, जिसको सुनने के बाद जीगल चेन ने कुछ भयंकर अजम्पशंस बताए थे अलायंस लीडर को, क्योंकि भाई इन्हें थोड़ी पता है जो जितने भी स्टेप्स ले रहा है वो इनके खिलाफ नहीं ले रहा, वो ले रहा है डिवाइन थ्रोन और अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ ले रहा है। और उसी बात को कंफर्म करने के लिए जो भी इंस्पेक्टर का भेष बना करके अलायंस लीडर के पास भी आ जाता है। जिसके बाद जब अलायंस लीडर और जो की एकदम प्राइवेटली बात हुई थी, तब जो को अलायंस लीडर से ये जानने को मिलता है पास्ट में एक अलायंस लीडर हुआ करता था जिसने की डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर को डीवन गॉन को मारते हुए देखा था। लेकिन अलायंस लीडर की कहानी सुनने के बाद जो को पता चलता है इनको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उतना भी कुछ काम की नहीं है। और फिर जो ये जानकारी दे करके जब डिवाइन थ्रोन के फॉलोअर्स की पावर्स के बारे में बताता है तो फिर अलायंस लीडर खुद से ही शर्मसार हो जाते हैं, क्योंकि ये अब तक ऐसा सोच रहे थे जो जितनी भी हरकतें कर रहा है वो अलायंस के खिलाफ कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस बात को रियलाइज करने के बाद अलायंस लीडर भी जो को इस बात की प्रॉमिस कर देते हैं जब भी जो को अलायंस की जरूरत पड़ेगी, भले वो किसी भी काम के लिए क्यों ना हो, अलायंस की सारी फोर्सेस इसके एक कॉल पे तैयार हो जाएगी फाइट करने के लिए। जो फिर अलायंस लीडर से इन सभी बातचीत को करने के बाद मार्शल गॉड के मार्शल आर्ट को सीखने के लिए जब वो मैनुअल खोल करके पढ़ता है तो फिर जो को एनलाइटमेंट मिलती है। और इसके साथ साथ ये आउटर बीइंग की बात भी सुनता है जहाँ पे उसने बोला था कि तुम वो नहीं हो जो कि डिवाइन थ्रोन तक पहुंच सकता है। जो ऐसी बातों को सुन के पहले निराश तो होता है, लेकिन इसके सारे जो एंसेस्टर होते हैं वो इसको चेयर अप करते हैं। जिसके बाद इसको एनलाइटमेंट से मिली हुई पावर्स के बारे में बताते हैं और उसको चेक करने को बोलते हैं। जो फिर अपनी शक्तियों के बारे में जानने के बाद बैगर सेज से मिलता है, जहाँ पे बैगर सेज अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से अंडरवर्ल्ड के हनी ट्रैप में फंस गए थे। और हनी ट्रैप में फंसाने के बाद इसकी जो सो कॉल्ड महबूबा थी वो इसके शरीर में एक गू पॉइजन प्लांट भी कर दिया था सेज बैगर को मॉनिटर रखने के लिए। खैर लड़की भले ही चालबाज थी, लेकिन बंदे ने सच्चा प्यार कहा था और बंदा अपने दिल के ऊपर पहाड़ रखे जो को उसको एकदम प्यार से मारने को ऑर्डर दे देता है जब भी जो उससे मिलेगा। तब ऑर्डर क्या परमिशन दे देता है, जब भी मिले ठोक देना साली को। खैर जो उस चालबाज औरत के नाम को जानने के बाद अपनी प्यारी होर 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस के पास जाता है और उससे डील करता है चुनसियोन की एक्टिंग करने को, एक अपने जैसा हैंडसम खूबसूरत और वर्जिन लड़के के प्राइस पे। और इस रिवॉर्ड को सुनने के बाद 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस भी मान जाती है और जो के साथ काम करने को तैयार हो जाती है। और फिर ऐसा होते के साथ ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था, तो अब इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें हेवनली डीवन डिवाइन सेक्ट दिखाया जाता है, जहां डिवाइन लेडी के श्राइन के अंदर तुम्हें ये औरत याद ही होगी, इसको तुम प्रेस्टेस बोल लो, सेंटेस बोल लो या फिर डिवाइन लेडी बोल लो, सारी एक ही बात है। सेंटेस अपने सामने खड़े लोगों से बोलती है भले ही तुम काफी ज्यादा यंग हो और अभी के लिए डिवाइन लेडी बनने के लिए पूरी तरीके से अनवर्ती हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं बची। आज मैं तुम्हें नाम देती हूँ डीमन क्वीन का और अभी से ही तुम मेरी जगह लोगी। डिवाइन लेडी बनने की नेक्स्ट कैंडिडेट या फिर कह लो कि अगली डिवाइन लेडी प्रेस्टेस से बोलती है आखिर मेरे जैसा एक लोली सर्वेंट आपके जैसे एक नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे ले सकता है। प्रेस्टेस बोलती है हाँ ये बात तो सही है कि तुम काफी ज्यादा लोली हो, लेकिन मेरे पास कोई और ज्यादा चॉइस नहीं बची। अभी के लिए हमारे पास तुम्हारे मैच का कोई और दूसरा कैंडिडेट तक नहीं है। छोटी डिवाइन लेडी बोलती है मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं आप अचानक से हमें ये ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। प्रेस्टेस बोलती है आज मेरी सेक्रेट फ्लेम असेंड होगी और इस सर्वेंट के सोल को शांति मिलेगी। प्रिस्टेस के इस सेंटेंस को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ही हैरान होते हैं। वहीं छोटी डिवाइन लेडी बोलती है आपका यह कहने से मतलब क्या है। प्रिस्टेस इस पे अपनी जगह से नीचे उतरती है और यंग डिवाइन लेडी के पास जाकर के उसको एक लेटर देते हुए बोलती है इस लेटर को हेवनली डीमन को डिलीवर कर देना और उनको ये सारी बातें कह देना। प्रिस्टेस उन सभी बातों को यंग डिवाइन लेडी को बताने के बाद वहाँ पे खड़े बॉडीगार्ड से बोलती है अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम लोगों को
जरूर से ही डीमन क्वीन को जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी के ब्रांच तक एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। प्रीस्टेस की ऐसी बातों को सुन के यंग डिवाइन लेडी उसको रोकने की तो कोशिश करती है, लेकिन प्रीस्टेस सभी को जाने का ऑर्डर दे देती है। ये सुन के वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो डीमन क्वीन को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इनके जाने के कुछ समय बाद यहाँ पे दया के जैसे दरवाजा तोड़ते हुए ये बंदा आता है, डार्क स्काई डीमन ह्यूक रियोन गैंग। साथ में इसको फॉलो करते हुए आए होते हैं 8 डीमन लेफ्ट जनरल, हाई प्रीस्ट की 6 जनरेशन और साथ में डीमन कमांडर। प्रीस्टेस डार्क स्काई डीमन को देख करके बोलती है, तो तुमने कल्ट के ऊपर कंट्रोल कर ही लिया। इन दी एंड तुमने सीक्रेट फ्लेम को डिनाई करके अपने फिल्थी से डिजायर्स को चूज किया। डार्क स्काई डीमन खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, मैंने कभी भी फ्लेम्स के विल को डिनाई नहीं किया, मैं तो बस इतना चाहता हूँ हमारा जो कल्ट है वो एक वुमेन के हाथों से कंट्रोल ना हो और ये हम सब की कलेक्टिव विल है। प्रीस्टेस ये सुन के शॉक होते हुए बोलते हैं, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम कल्ट से डिवाइन लिटी का जो श्राइन है उसको तबाह करने की सोच रहे हो। डार्क स्काई डीमन बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रही हो, आज और अभी से इस कल्ट के अंदर कोई भी डिवाइन लेडी का श्राइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्रीस्टेस बोलती है, तो क्या तुम इस चीज को करने के जो परिणाम होंगे उसको झेलने के लिए तैयार हो? डार्क स्काई डीमन अपने कोलगेट से धोए हुए दांत को चमकाते हुए बोलता है, तुम वो औरत हो जिसने कि हमारे जितने भी फॉलोअर्स थे दुनिया में उन सभी को इकट्ठा करके यहाँ पे इम्प्रिजन कर दिया और इस डिवाइन जगह को हेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई परिणाम के बारे में बात करने की भी? प्रीस्टेस बोलते हैं, लेकिन ये तो हमारे हेवनली डीमन की इच्छा थी। डार्क स्काई डीमन ये सुन के डीमन कमांडर की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, कमांडर अब जरा तुम ही इसके बारे में कुछ बोलो। डीमन कमांडर बोलता है, उस बंदे ने जांगसी प्रोविडेंस के अंदर जो ब्लैक स्काई लोटस थी उसको खत्म कर दिया और ये वो सो कॉल्ड जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी का लीडर है। रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट करवाया अपने आप को जियांगो के अंदर एक पावर डिक्लेयर करने के लिए और साथ में उन्होंने मुरीम अलायंस के साथ में एक अलायंस की भी डिक्लेरेशन की। डार्क स्काई डीमन बोलता है, इन सभी चीजों को करने वाला एक ही कमीना था और वो है सॉर्ड गॉड का डायरेक्ट डिसाइपल जिसको कि लिटिल सॉर्ड गॉड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तुम ही मुझे अपने डिवाइन मुंह से बताओ, क्या वो सच में हमारा हेवनली डीमन हो सकता है? प्रीस्टेस बोलती है, भले ही कुछ भी हो लेकिन ये इच्छा हमारे सीक्रेट फ्लेम की थी। डार्क स्काई डीमन बोलता है, क्या तुम अभी भी ये बोल रही हो वो सॉर्ड गॉड का डिसेंडेंट है जिसने कि हमारे काउंटलेस एल्डर्स को मारा है, फिर भी तुम उसको हमारे हेवनली डीमन के तौर पे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? तुम जैसी औरत हमारी डिवाइन लेडी नहीं हो सकती, तुम एक लूनेटिक हो, पागल हो। तो अब तुम फाइनली डिविनिटी के पीछे के ट्रू फेस को दिखाने लगी। क्या ये सच में हमारे डीमन गॉड की इच्छा थी जिसने कि इतने सारे डीमंस के ऊपर राज किया है? तू पापी औरत, तूने इतने लंबे समय से हमारे कल्ट के साथ खिलवाड़ किया है, मैं तेरे सोल तक को राख में जला करके रख दूंगा। अब भाई डार्क स्काई डीमन का ऐसा बोलना ही था कि पीछे जितने भी जनरल्स है वो सारे के सारे सेंथेस के ऊपर चढ़ाई करने को निकल जाते हैं, लेकिन भाई सेंथेस भी कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी ही, ये भी हैकर लॉबी की प्लेयर है। ये अपने दोनों हाथों में फ्लेम्स को इकट्ठा करती है और जितने भी जनरल्स थे उन सभी को काटना पीटना शुरू कर देती है। किसी का हाथ काटती है, किसी का पैर काटती है तो किसी का सर काटती है। लेकिन इतने में ही फाइट में एंट्री कर लेता है ये डीमन जनरल और एंट्री करते के साथ ही ये जमीन पे अपना एक ही तलवार मारता है और इसके जमीन पे त्रिशूल मारते के साथ ही कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जिस एनर्जी से बचने के लिए हेवनली मेडन हवा में जंप करती है और उन सभी एनर्जी से बच के दोबारा से डीमन जनरल के ऊपर अटैक करती है, जिसपे डीमन जनरल भी डिवाइन लेडी के ऊपर अपने त्रिशूल से अटैक करता है और इन दोनों के क्लैशेस से ही ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। डिवाइन लेडी क्लैश करके परेशान होते हुए सोचती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये जो सुप्रीम लेवल का डीमन कमांडर है कोई पुश ओवर नहीं है, लेकिन अगर मुझे उन सभी बच्चों को यहाँ से एस्केप करवाना है तो फिर मुझे जितना हो सकता है उतने लंबे समय तक इन सभी लोगों को रोक के रखना पड़ेगा। डिवाइन लेडी जितने भी इन सभी बातों की टेंशन ले रही होती है उतने में डार्क स्काई डीमन इसके पीछे अपेयर होते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हो। क्या तुम उन सभी छोटी लड़कियों के बारे में चिंता कर रही हो जो कि कुछ समय पहले यहाँ से निकले हैं? सेंटेस जैसे ही डार्क स्काई डीमन के मुंह से इस बात को सुनती है वैसे ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डार्क स्काई किंग सेंटेस के अटैक से बच जाता है और दोबारा से इसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम उन छोटी बच्चों के बारे में टेंशन मत लो, मेरे डायरेक्ट कमांड के अंदर जो यूनिट आती थी मैंने उनको उसको मारने के लिए भेज रखा है। मेरे फॉलोअर जरूर से ही उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट करके रख देंगे और उसकी बॉडी को मैं फिर श्राइन ऑफ मेडन पैलेस के गेट
पे लगाऊंगा। डार्क स्काई डीमन ये बोलते बोलते जो अटैक करता है उस अटैक को सेंटेस तो टैंक कर लेती है, लेकिन पीछे से डीमन कमांडर आता है और सेंटेस के ऊपर एक जोरदार घाव दे देता है। जिस मौके का फायदा डार्क स्काई डीमन भी उठाना चाहता था, लेकिन सेंटेस इसको ये करने का मौका नहीं दे पाती है और वो इन सभी को एक जोरदार ब्लो दे करके अपने से दूर कर देती है और फिर हाँफते हुए बोलती है, आखिर तुम ऐसी क्रूएल सी चीज अपने ही फॉलोअर्स के साथ कैसे कर सकते हो। डार्क स्काई डीमन बोलता है, जब तुम एक चींटिए को झुंड को देखती हो जो कि एकदम लाइन से चलते हुए जा रहे होते हैं तो तुम क्या करते हो, तुम सीधे से उनके ऊपर पैर रख के निकल जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही हैं ये लोग मेरी नजरों के सामने। सेंटेस ये सुन के इससे पहले कि डार्क स्काई डीमन के ऊपर अटैक करती उतने में ही डीमन कमांडर इसके पीछे से अटैक कर देता है, जिसके बाद डार्क स्काई डीमन भी प्रेस्टिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को खा करके प्रेस्टिस घायल होकर के जमीन पे गिर जाती है और दर्द में कर्राते हुए इनको कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। डार्क स्काई डीमन प्रेस्टिस की बातों को सुन के जोर जोर से हंसते हुए इसके सर के ऊपर पैर रख के बोलता है, अब से ये सेक्ट तुम्हारे उन डिवाइन वर्ड से और ज्यादा बंधा हुआ नहीं रहेगा। इस सेक्ट में अब से पावर ही हर चीज होगी, स्ट्रॉन्ग वीक के ऊपर रूल करेगा और एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलेगी। प्रेस्टिस ये सुन के अपने हेवनली डीमन को याद करती है और डार्क स्काई डीमन इसी के साथ इसके सर को किसी टमाटर की तरह पिचका के रख देता है और फिर ऑर्डर देता है, इस श्राइन ऑफ मेडन पैलेस के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो और इस पैलेस को पूरी तरीके से जला के रख दो। जिसके बाद हमें जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सिंगिंग ब्रांच को दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई ये 3 नमूने खड़े हो रखे होते हैं, ये हबसी बुढ़ा, फिस्ट किंग और ये सीकल किंग। सीकल किंग बोलता है, मैं यहाँ पे चारों तरफ ब्लड के सेंट को स्मेल कर सकता हूँ। फिस्ट किंग बोलता है, यहाँ पर जरूर से ही कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सीकल किंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ये बहुत ही लंबा समय हो गया जब से मैंने खून को स्मेल किया है, अभी इस खून की स्मेल को सुन के मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, क्या हमें भी उस जगह पे जाकर के ज्वाइन कर लेना चाहिए। हबसी बुढ़ा बोलता है, हाँ, जैसे कि वो डिमोनिक कल्ट हमें वेलकम भी करेगी। ये हबसी बुढ़ा ऐसा बोलता है कि इसको दिखाई देता है कुछ लोग इसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, जिसको देख करके ये चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन। बुढ़े की इस सवाल पे डीमन क्वीन की ये गार्ड जवाब देते हुए बोलती है, हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोग हैं और ये नेक्स्ट डिवाइन लेडी की कैंडिडेट माफू है, हमें हमारे डिमोनिक कल्ट के बारे में जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स को कुछ अर्जेंटली रिपोर्ट करना है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। इस लड़की के ऐसा बोलते ही पीछे से इस ब्रांच का चीफ आता है, अगर तुम लोगों को याद हो तो, और बोलता है, तुम्हें हमारे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स से क्या काम है, मुझे बताओ। छोटी गार्ड बोलते हैं, प्लीज हमें ग्योम सिन के पास लेकर के चलिए, हमारे पास डिवाइन लेडी का एक सीक्रेट लेटर है जिसको कि हमें ग्योम सिन को डिलीवर करना है। ये चीफ बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया तब से क्यों ये ब्लड की सेंट चारों तरफ से आए जा रही है, चलो फिर ठीक है, जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए एक कैमल को प्रिपेयर करता हूँ। उस बंदे के चले जाने के बाद ये हबसी बूढ़ा सीकल किंग से खुशफुसाते हुए बोलता है, ओहो सी लुक्स क्वाइट डिलीशियस। सीकल किंग भी हल्की आवाज में बोलता है बुढ़े, इस जैसी सिचुएशन में भी तू सिर्फ औरतों को ही देख रहा है, वाह क्या बात है। अब भाई इनकी ऐसी बातचीत चल रही होती है कि इतने में डार्क स्काई डीमन के जितने भी कुत्ते होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भौंकने के लिए पहुंच चुके होते हैं, जिनको देख करके फिस्ट किंग बोलता है, और आखिर तुम लोग कौन हो भाई। ये मार्शल आर्टिस्ट आपस में ही बात करते हुए बोलते हैं, ये स्टूपिड औरतें इतनी दूर तक भाग के भी बस और बस मर्चेंट्स के पास ही पहुंचे, क्या ही तो बेवकूफी वाला कदम है ये। अब भाई ये तीनों बुढ़े जैसे ही ये सुनते हैं कि ये सारे लोग इनको मर्चेंट बोल रहे हैं, इनकी तो भाई किलस जाती है। कुत्तों में से एक कुत्ता बोलता है, खैर कुछ भी हो, ये भी हमारे टारगेट्स में से बस एक ही टारगेट है, तो फिर चलो इनको भी खत्म करो। जिसको सुन के डीमन क्वीन के जो गार्ड्स आए होते हैं वो भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है ये तीनों बुड्ढे भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से जोश में आ रखे होते हैं। फिस्ट किंग बोलता है, भले ही मैं हाफ डिसेबल्ड हूँ लेकिन मैं अभी भी फिस्ट किंग हूँ, इवन इन जैसे कुत्तों की भी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुक डाउन करने की, मैं इन सभी को फाड़ के रख दूंगा। फिर भाई फिस्ट किंग के इसी डायलॉग के साथ इन लोगों के बीच में जो झड़प होती है वो शुरू हो जाती है, और मुझे इस बात का तो पूरी तरीके से यकीन है ये तीनों साइड कैरेक्टर तो भाई नहीं मरने वाले, पर खैर अभी के लिए हम सीचुआन जनरल कॉप्स एसोसिएशन के अंदर इविल एम्परर को देखते हैं, जो कि भाई अपना काम करने में लगा होता है कि तभी उतने में ही इसको एक बंदा आवाज लगाता है, आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं अभी अंदर आ जाऊँ। जिसपे कि इविल एम्परर भी उसको अंदर आने की परमिशन दे देता है, और फिर हमें वो दरवाजा पीटने
वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट इविल स्वॉर्ड मास्टर होता है कांग बी वू। इविल एम्परर सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर की थोड़ी सी तारीफ करता है और उससे उसके पास आने का कारण पूछता है, जिस पे सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर बोलता है प्लीज मुझे भी बाहर की दुनिया में आने का परमिशन दे दीजिए। इविल एम्परर बोलता है तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दे दूं? तुम्हें पता भी है ये एसोसिएशन किस तरीके से चलती है? इविल एम्परर ऐसा बोल के सोचता है ये एक ऐसा बंदा है जिसकी लाइफ और कुछ नहीं बस और बस स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनी है और ऑफ कोर्स मैं इसको इसके बारे में पता चलने नहीं दे सकता। सॉरी भाई, मैंने पीछे सेंटेंस को पढ़ने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पे सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर जो आया है वो किसी और के लिए बात करने का आया है कि उसको जाने का परमिशन दे दिया जाए, लेकिन ये इविल एम्परर अपने हाथों से इतनी अच्छी कठपुतली जाने नहीं देना चाहता। खैर भाई लोगों, मैंने अपनी करेक्शन को कर दिया। अब स्टोरी पे दोबारा से आते हैं। इविल एम्परर सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर से बोलता है आखिर उसने अपनी सेक्लूजन को कब खत्म किया? सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर बोलता है 3 दिन पहले। इविल एम्परर सोचता है उफ ये लड़का, इसके चक्कर में मेरा सर दर्द हो रहा है। आखिर कौन सा ही ऐसा बंदा होता है जो कि स्वॉर्ड के चक्कर में इतना ज्यादा पागल हो, वो साल के 300 दिन सेक्लूजन के अंदर बिताता है और अब वो दुनिया देखना चाहता है। इविल एम्परर ऐसा सोच के बोलता है गैंगसो के अंदर जो हिकुरियन चियोन था उसको एक मर्चेंट ने हरा दिया और उसके गद्दी के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन वो लड़का सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर बोलता है हाँ मैंने उसके बारे में सुन रखा है, वो स्वॉर्ड गॉड का डायरेक्ट डिसाइपल है। इविल एम्परर बोलता है तो क्या ये वो कारण है जिसकी वजह से तुम बाहर जाना चाहते हो? सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर बोलता है हाँ बिल्कुल। इविल एम्परर ये सुन के गुस्सा करते हुए बोलता है तुम कमीने कहे के, क्योंकि हिकुरियन चियोन गैंगसो के अंदर हार गया, हमारा जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की टेरिटरी है वो इतना ज्यादा कम हो चुकी है। आखिर इस जैसे एक क्राइसिस के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश शॉर्ट डिजायर के लिए ही कैसे सोच सकते हो? जरा एक बार देखो तो सही, हमारे एसोसिएशन ने जितनी भी वेल्थ को स्टोर करके रखा हुआ था वो सारी की सारी रिलीज कर रही है रोनिन को रैली करने के लिए। इवन अभी के टाइम पे नॉर्थ के अंदर जो मुरीम अलायंस की फोर्स है वो तक स्ट्रांग हो रही है, तो फिर क्या तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो? सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर बोलता है प्लीज उसको भेज दीजिए। इविल एम्परर ये सुन के अपना सर पकड़ते हुए सोचता है मैं ही वो बंदा था जो कि उसको यहाँ पे लेकर के आया। मुझे लगा कि वो अगर बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करेगा तो फिर मुझे लगा उसकी थोड़ी सी हार्शनेस कम हो जाएगी। लगता है मेरी जजमेंट पूरी तरीके से गलत थी। इविल एम्परर ऐसा सोच के सीक्रेट एल्डर से बोलता है तुम्हें पता है ना उसके नेम के पीछे जो गॉड लगा हुआ है उसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट, और ये जो कि है सिर्फ नाम नहीं है। सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर बोलता है हाँ मुझे इस बारे में पता है। इविल एम्परर बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है उसने स्वॉर्ड सेंट तक की मैच कर ली थी? सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है हैं सच में? इविल एम्परर ये सुन के फटते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल गधे, वो जरूर से ही एब्सोल्यूट रियलम पे होगा या फिर हो सकता है उससे भी ऊपर। इवन मैं खुद इविल एम्परर भी उसको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारी स्वॉर्ड उसके सामने क्या ही उखाड़ पाएगी? सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर इस पे घुटने पे आते हुए बोलता है प्लीज उसको अलाउ कर दीजिए बाहर जाने के लिए। एक तो भाई लोग मैं तुम लोगों को बता दूं मैंने आगे के चैप्टर्स पढ़ के नहीं रखा है, यहाँ पे भाई सेंटेंस की इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है। ये किसके बारे में बात कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पहले तो खुद के बारे में बात कर रहा है फिर जो कि दूसरे के बारे में बात कर रहा है। पता नहीं भाई ट्रांसलेटर ने क्या सस्ते नशे करके यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है। खैर जो भी है भाई तुम लोग बस समझ जाना कि स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग। इविल एम्परर बोलता है सबसे पहले तो तू मेरे नजरों के सामने से गायब हो जा, मेरे सामने ऐसे आकर के फॉर्मेलिटीज को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको जाना ही होगा तो फिर वो मेरा बिना कोई परमिशन दिए हुए भी जाएगा। तो चलो फिर भाई अब हमारे स्टोरी के अंदर ये इविल एम्परर की भी एंट्री हो चुकी है, अब जल्द ही इसकी भी फील्डिंग सेट होगी। पर खैर अभी के लिए हम हैनान काउंटी के अंदर बेगर सेक्ट के एक ब्रांच को देखते हैं जहाँ पे एक भिखारी यहाँ पे आते हुए ड्रंकन सेज के बारे में सोच रहा होता है कि वो 1 महीने से गायब थे और जब वो गायब थे तो इसके पीछे जितने भी भिखारी थे वो सारे के सारे इनके डिसअपेयर होने के बारे में बातचीत किया जा रहे थे। लेकिन अब जब वो वापस आ चुके हैं तो फिर उनका मूड तो काफी ज्यादा खराब होगा ही। तो अगर अभी के टाइम पे उनके पास कोई गया तो फिर उनकी क्या हालत होगी, वो बंदा जरूर से ही मारा जाएगा। हे भगवान प्लीज मैं वो फर्स्ट सैक्रिफिशियल लैंप ना हूँ। इवन भले ही
ही वो मुझे कुत्तों की तरह पीटे, फिर भी मुझे उनको आर्क लॉर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि वो अपने डिस्गाइज को एक्सपोज होने से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अगर मैंने इस चीज को रिवील कर दिया तो फिर वो मुझे ऑन द स्पॉट मार देंगे। ये बंदा भाई ऐसा सोच के अपने अंदर हिम्मत का चूरन फूंकता है और दरवाजे को खटखटा करके अपना नाम लेता है, जिस पे दरवाजे के अंदर से आवाज आती है कि आ जाओ। जिसको सुन के ये बंदा जैसे ही दरवाजे को खोल करके अंदर जाता है, वैसा ही ड्रंकन सेज भाई डंडे से इसके सर के ऊपर बजाना शुरू कर देते हैं, जिसपे भाई ये बंदा भी बिना कोई गलती के सॉरी बोले जा रहा होता है, लेकिन भाई ड्रंकन सेज जो पीटने में लगे पड़े हैं ना भाई, पूरा गुस्सा ना इसी के ऊपर निकाल रहे हैं। फिर ये बंदा भी थोड़ी देर पीटने के बाद ड्रंकन सेज से बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कीजिए, मुझे पीटने का बस एक रीजन बता दीजिए, मैं ये जितनी भी बीटिंग है वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगा। ड्रंकन सेज जो को याद करते हुए सोचते हैं हाँ कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है, आखिर किसने ही सोचा होगा ये जो सबसे पुराना मार्शल मेथड है पीटने का, वो किसी को इतना ज्यादा एक्साइट कर सकता है। ड्रंकन सेज ऐसे सेटिस्फैक्शन फीलिंग के लिए एक बकवास सा रीजन देते हुए बोलते हैं मैं ये देख पा रहा हूँ तुम जब यहाँ पे आए तो खाली हाथ आए, तुम्हारे हाथ में कुछ था क्यों नहीं? भिखारी सोचता है हाँ बिल्कुल भाई, मैं तो पिटना डिजर्व करता हूँ, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मैं इसके बारे में भूल ही गया। जब भी आर्क लॉर्ड को विजिट करना होता है तब हमेशा ही एक ड्रिंक लाना जरूरी ही है। भिखारी ऐसा सोचकर ड्रंकन सेज के सामने सर पटकते हुए बोलता है मैंने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तब मैं आपके लिए सबसे बढ़िया सीख लेकर के आऊंगा। ड्रंकन सेज बोलते हैं एटलीस्ट वो एहो यांग तो होना ही चाहिए। भिखारी बोलता है हाँ क्यों नहीं। ड्रंकन सेज ये सुन के शांत होते हैं और भिखारी से बोलते हैं चलो फिर ठीक है, मुझे बताओ आखिर मैटर क्या है। भिखारी कुछ डॉक्यूमेंट को ड्रंकन सेज को देते हुए बोलता है अगर आप इसको देखेंगे तो फिर आप इसमें देख पाएंगे कि जितने भी मर्चेंट मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। उनके ग्रुप के जितने भी बिजनेसेस हैं या तो उनके ओनर्स चेंज हो रहे हैं या फिर वो पूरा बिजनेस ही बिक जा रहा है। ड्रंकन सेज ये सुन के बोलते हैं चलो फिर ठीक है अब तुम जा सकते हो। भिखारी बोलता है हाँ ठीक है फिर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता था क्या हमारे जो कॉप्स हैं वो और ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें। ड्रंकन सेज बोलते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई भी एक बार मनी के पावर को टेस्ट कर लेता है तो फिर क्या इसको भूल पाता है? नहीं ना, ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, वो लोग आगे जाकर के कोई ना कोई जरूर सही कदम उठाएंगे। जैसे ही वो लोग अपने नाम को चेंज करके इस दुनिया में दोबारा से अपेयर होंगे वो मूवमेंट होगा हमारे कॉप्स को एक्ट करने का। भिखारी बोलता है चलिए फिर ठीक है, मैं आपके इस ऑर्डर को अपने सारे आदमियों तक भिजवा दूंगा। ड्रंकन सेज बोलते हैं और हाँ या हॉर्न के बारे में बिल्कुल मत भूलना। भिखारी बोलता है हाँ ठीक है। फिर इस बातचीत के बाद भिखारी निकल जाता है और बेगर सेज अकेले बैठे सोच रहे होते हैं डैम इट, आखिर ये बंदा आएगा कब? चुई सियोंगी के हिसाब से उसकी कोई भी फिक्स रूट या फिर होम नहीं है, कभी कभी तो वो मिशन देने के लिए हर रोज आ जाती, लेकिन कभी कभी 6 महीने तक नहीं आती। अभी जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अंडरवर्ल्ड तो जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास समय से पहले पहुंच जाएगी, जब तक कि मैं चुई सियोंगी का रोल प्ले किए जा रहा हूं और उस औरत के लिए एंडलेसली इंतजार किए जा रहा हूं। अब भाई बेगर सेज के रूप में बैठा जो ऐसा सोच रहा होता है कि उतने में इसके सपने सच हो जाते हैं। वो जो बेगर सेज को फंसाने वाली औरत थी वो एक गार्ड के साथ आ जाती है। ये औरत चुनसियोन बोलती है अब तो ये काफी ज्यादा नेचुरल हो चुका है कि तुम मेरे लिए हेट्रेट रखो अपने दिल में। जो इस औरत को भाव तक नहीं देता और गार्ड की तरफ देखते हुए सोचता है ओहो तो यही वो बंदा है जिसके मार्शल आर्ट का लेवल इवन बेगर सेज तक भी नहीं देख पाए थे। सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। जो फिर गार्ड के बारे में ऐसा सोच के बोलता है अब बता औरत तुझे क्या चाहिए इस बार? औरत बोलती है प्लीज गावेंग के अंदर एक सीक्रेट कॉन्टेक्ट को प्लॉट करो, ये अच्छा होगा अगर इसको सीक्रेट मेरिडियन कंट्रोल करे, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर इसको वाइप आउट करना काफी होगा। जो बोलता है गावेंग क्लियरली एक ऐसा सेक्ट है जो कि मुरीमा अलायंस के अंडर आती है, तुम्हें क्या लगता है अगर हमारा हॉल कोई भी मूव करने की कोशिश करेगा तो तुम्हें क्या लगता है अलायंस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी? औरत बोलती है अलायंस का बैकलेस आना वो तो काफी ज्यादा स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ भी हो ये चीज होना तो चाहिए किसी भी तरीके से। जो बोलता है क्या अब तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा?
अब क्या ये टाइम नहीं हो चुका है कि तुम लोग हमें ऑर्डर देना बंद कर दो। औरत ये सुन के बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सीक्रेट मेरिडियन से कोई भी एक रीजन को पूछने की। जो बोलता है ये जो मैटर है वो हजारों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर हमारे हॉल को अलायंस के अंदर से निकाल दिया जाए, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो। औरत बोलती है ये जो हमारा सीक्रेट कॉन्टैक्ट है उसके और जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बहुत ही ज्यादा डीप रिलेशन है, इसीलिए सो ग्योम सिंह इनकी इंफॉर्मेशन का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। अब क्योंकि इन्होंने खुद से ही चूज किया है हमारे सीक्रेट मेरिडियन से दुश्मनी मोल लेने का, तो फिर इनको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। जो ये सुन के सोचता है अच्छा अब मुझे सारी सिचुएशन फाइनली समझ में आ रही है। जो फिर ऐसा सोच के अपनी डिस्गाइज को उतारते हुए बोलता है मैं तो ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेशन की वजह से मरने ही वाला था। औरत ये देखते के साथ ही पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जल्दी से उस गो पॉइजन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो इस चीज को नोटिस कर लेता है और अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए औरत के पूरे बॉडी को फ्रीज करके रख देता है और उसके आसपास वो ब्लैक होल भी ला करके रख देता है। पीछे दया के जैसे दरवाजे को तोड़ते हुए हुआलिन भी आती है और बोलती है तो अच्छा ये वो औरत है। औरत हुआलिन को देख करके इससे पहले कि उसके बारे में थोड़ी बकवास करती हुआलिन आती है और इसको थोड़ा सा खर्चा पानी दे देती है, जिससे औरत को पता लग जाता है ये जो अपनी हुआलिन है वो भी कोई ऑर्डिनरी सी एक्सपर्ट नहीं है। औरत ये रियलाइज करके बोलती है आखिर तुम लोग हो कौन। जो बोलता है तुम्हारे जैसी एक बेवकूफ औरत जिसके पास इतना कम नॉलेज है वो अंडरवर्ल्ड के लिए एक सीक्रेट पावर हाउस की तरह कैसे एक्ट कर सकती है। औरत के साथ आया गार्ड जो कि उस ब्लैक होल को देख करके जो की आइडेंटिटी को पहचान लेता है, जिसके बाद जो भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म करता है और अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद जो औरत को सुनाते हुए बोलता है तू कुतिया औरत, जिस मोमेंट तेरे लिए चीजें गलत होनी शुरू हो गई वैसा ही तूने गू पॉइजन को एक्टिवेट कर दिया। मैं भले इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन ये देख करके मुझे भी तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, आखिर तू किस तरीके की औरत है। भले ये सभी ऑर्डर्स तुझे तेरे सुपीरियर्स की तरफ मिले होंगे, लेकिन क्या एक मैरिज के अंदर कुछ हेवनली ड्यूटीज नहीं होती है। मतलब कि भाई सीधी सी बात है हमारे जो ड्रंकन सेज है उनका चूतिया कट चुका है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ से वो एक तरफा प्यार है, औरत बस उनको खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी अब तक। औरत जो की बातों को सुन के शौक होते हुए बोलती है क्या वो सच में हार चुका है। जो गुस्से में बोलता है अबे कुतिया औरत तू शांत हो जा, तेरे पास क्या राइट्स भी है बिट्रेयल के बारे में बात करने के लिए। बस तुम एक बार कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करो मैं तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो। हे हुआलिन चलो शुरू हो जाओ। हुआलिन भी सुन के औरत के पास आती है और उसके कपड़े को उतारने लग जाती है, जिसपे औरत बोलती है हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो। हुआलिन बोलती है बस देखने से ही तो ये गायब नहीं होने वाले, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बस अपना चड्डी छोड़ करके हर एक कपड़ा उतार। जो हुआलिन की ऐसी हरकतों को देख करके बोलता है ओए आखिर ये तू क्या कर रही है। हुआलिन बोलती है बस क्या तुम इसको देखने से ही ये नहीं समझ सकते कि इसने जितना भी सक्सेस को पाया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीटी फेस और बॉडी की वजह से, इसकी बॉडी ही इसकी वेपन है। जो बोलता है हाँ तो क्या। हुआलिन बोलती है तुम चाहते हो मैं अपने आप को एक होर के तौर पे डिस्गाइज करूं और एक डेंजरस सी जगह पे घुस के वहीं पर ही फंस के रह जाऊं, क्या तुम्हारा यही प्लान है मुझसे छुटकारा पाने का। जो हुआलिन की बात को सुनकर शौक होते हुए सोचता है मुझे पता है कि भाई मार्शल वर्ल्ड की जितनी भी औरतें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्री होती है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा सेमलेस बिहेवियर ये कहीं कुछ ज़्यादा ही नहीं है। अगर तुम लोग भाई जो की बातों का मतलब नहीं समझे तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये जो कि है पॉपकॉर्न स्टार है जो कि थोड़े से पावर और पोजीशन के चक्कर में गोल्ड डिगर्स की तरह कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सो नाउ बैक टू द स्टोरी। हुआलिन औरत के सामने ही उसका चेहरा ले लेती है और फिर चेहरा लेकर के बोलती है क्या हुआ तुम इतने ज्यादा हैरान मुझे क्यों दिख रही हो। ओए आदमी लोग अपने सर को दूसरी तरफ घुमाओ जरा। जो बोलता है और योग क्यों करूं मैं। हुआलिन बोलती है क्योंकि अब से इस औरत की बॉडी के ऊपर थोड़ी सी छुआछूत होने वाली है, अब क्या तुझे वो भी देखना है। जो और वो गार्ड ये सुनते के साथ ही पीछे मुड़ जाते हैं और हुआलिन का कर्मकांड शुरू हो जाता है और थोड़े से सकला का बुम बुम वाले वो जादू मंत्र पढ़ने के बाद और आहू की आवाज निकालने के बाद जो हुआलिन से बोलता है क्या तुझे इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत थी। हुआलिन बोलती है अबे भाई मुझे मरना नहीं है वहां पे जाकर के। जो बोलता है अगर तुझे यही करना था तो फिर कहीं और लेकर के जाकर के प्राइवेट में करती ना। हुआलिन बोलती है आर यू किडिंग मी, यहाँ पे चारों तरफ बैगर्स ही बैगर्स हैं, तुम चाहते हो दोनों बाहर जाएं और कहीं और जाकर के ये सारे सारे
काम करें। अभी के टाइम पे इससे बढ़िया और सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती। जो ये सुन के वहाँ से खुद ही जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। वालिन बोलती है, अगर तू यहाँ से जा ही रहा है तो सबसे पहले इस बंदे का काम 25 कर दे। तुझे पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस औरत माल सकती हूँ लेकिन इस बंदे को नहीं। जो ये सुन के भाई वो गाहक आमेक ग्वालिंग के बारे में सोचता है। हाँ भाई, उस गार्ड का नाम आमेक ग्वालिंग है। और भाई मैंने पहले इस बंदे का नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि भाई ये भी एक साइड कैरेक्टर ही है जो कि कुछ ही समय के लिए आएगा। खैर, जो आमेक ग्वालिंग के बारे में सोचता है, बैगर सेज से मैंने इसके बारे में जितना सुना है उसके हिसाब से ये सीक्रेट मेरिडियन के अंदर भी एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करता है और जिसको रिकॉग्नाइज ही किया गया है उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट स्किल और एबिलिटी के हिसाब से। इसके अलावा ये सीक्रेट मेरिडियन के अंदर पर्सनल गार्ड में सबसे टॉप पे आता है, जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को ही कवर देता है। अगर हमने इसको मार भी दिया या फिर पकड़ के भी रख लिया तब भी सीक्रेट मेरिडियन का सीधा अटेंशन बैगर सेक्ट पे आ जाएगा, जो कि अभी के टाइम पे ठीक नहीं होगा। खैर, लेकिन ये सीक्रेट मेरिडियन से आखिर लॉयल कितना ज्यादा होगा? जो ऐसा सोच के बोलता है, ओए सालमाक। जो के मुंह से इस शब्द को सुन के ये गार्ड सोचता है, आखिर इसको ये कैसे पता है कि मैं सालमाक का एक असैसन हूँ? जो बोलता है, तुम्हें पता है एक वॉरियर और एक असैसन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वो होती है उनकी आंखें। तुम असैसन लोग जो होते हो सबसे पहले हुई एंड टेक्निक को सीखते हो, है ना? जो के बोलने के बाद हमें हुई एंड टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जो कि एक आई टेक्निक है जिसमें तुम टारगेट के ऊपर सीधा नजर नहीं रखते हो बल्कि तुम आंखों को थोड़ा सा स्लाइड करके उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली नजर रखते हो। असैसन को ये हुई एंड टेक्निक जरूर से ही मास्टर करनी पड़ती है टारगेट पे नजर रखते समय बचने के लिए। इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो बोलता है, तुम शुरू से लेके अब तक आंखें टेढ़ी करके मुझ पर नजर रखे जा रहे हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें ना पहचानूं कि तुम एक असैसन हो? क्या तुम किसी तरीके के गधे हो? ये गार्ड सोचता है, ओए ओए ओए, एक मिनट, क्या इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सालामा की एक असैसन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तूने मुझे देखने से ही पहचान लिया? साथ में सालामा की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना होती जिसको कि मार्शल वर्ल्ड कुत्तों की तरह ढूंढे जा रहा है। इसके अलावा ये एक ऐसी ग्रुप भी थी जो कि एम्परर के काले काम क्या करती थी और यही सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से हमें सीक्रेट मेरिडियन के अंदर छुप के रहना पड़ रहा है। हमें कुछ भी करके इन बाकी बचे हुए लोगों को खत्म करना पड़ेगा, इनके मुंह को बंद करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरी बॉडी अभी हिल ही नहीं सकती। गार्ड ऐसा सोच के बोलता है, ओए तुम इन सभी को खत्म कर दो। जो बोलता है, भाई मुझे नहीं मारना, अगर तुझे मारना है तो मार दे, लेकिन उसके बाद तेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे बैगर सेक्ट पे भागते हुए आ जाएंगे और वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा। गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कमीने कहीं के, तू तो पक्का मरेगा भले ही कुछ भी हो जाए। जो बोलता है, जिन्होंने भी क्राइम्स को कमिट किया था वो सारे तुम्हारे एंसेस्टर थे। अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो तुमने तो बस असैसिन्स वाली टेक्निक को ही सीखा है, तुम कोई रियल असैसिन थोड़े ही हो। लेकिन तुम्हारे जैसे एक असैसिन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें एक पर्सनल गार्ड के तौर पे काम करके पैसा कमाना पड़ रहा है? अगर तुम्हारे जैसा एक आदमी जो कि अपने पैसे तक को बदल सकता है वो क्या नहीं कर सकता? चलो फिर ठीक है। जो ऐसा बोल के सोचता है, मुझे तुम्हारे सर्कमस्टांसेस के बारे में तो नहीं पता लेकिन मैंने आमेक ग्वालिन के बारे में इतना तो सुना है, वो एक नंबर का पैसों का लालची बंदा है। तुम इस किस्म के बंदे हो जो कि आते हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। बैगर से तुम्हारे बारे में जितना पता लगा है उसके हिसाब से ये औरत तुम्हें पैसे से तो बड़ी आसानी से रिक्रूट कर सकती है। जो ऐसा सोच के बोलता है, चलो फिर ठीक है, मुझे ये बताओ मुझे कितना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा तुम्हें खरीदने के लिए? गार्ड सोचता है, इसको क्या लगता है ये मुझे पैसों से खरीद सकता है जिसका कि सर कढ़ाई में और पैर पतीले में होता है? घी के भाई, घी के। इसके बाद जो अपने पास रखे कुत्ता पीटने वाले लकड़ी को निकालते हुए बोलता है, अभी के लिए मैं तुम्हें 5000 गोल्ड कॉइन देने को तैयार हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? जो फिर ऐसा बोल के वो कुत्ता पीटने वाला जो लकड़ा होता है उससे एक स्टैब अटैक करता है जो कि गार्ड के बिल्कुल बगल से जाकर के दीवार में घुस जाता है। जिसके बाद जो बोलता है, क्या हो गया, तुम इतने हैरान क्यों हो, तुम्हें क्या इस अटैक के बारे में नहीं पता है?
गार्ड हैरान होते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? वो वन स्वॉर्ड हेवन फ्लाइंग सेक्ट का टेक्निक था। जो बोलता है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ। जो कि बोलने के बाद गार्ड एक कहानी सुनाना शुरू करता है। असैसन वर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा बंदा हुआ करता था जिसने कि असैसन वर्ल्ड के कॉमन सेंस को ही तोड़ करके रख दिया, जो कि कहा करती थी असैसन होते हुए हायर रियलम पे जाना एकदम ही इम्पॉसिबल है। वो बंदा असैसन वर्ल्ड का एक लेजेंड हुआ करता था, वन स्वॉर्ड हेवन फ्लाइंग जो रियोंग। उसका एक हाथ लंबा था और वो नेचुरली डल था और उसकी मूवमेंट भी काफी ज्यादा रफ थी। इसके अलावा उसका जो स्वभाव था वो काफी ज्यादा जेंटल था और उसके अंदर पेशेंस की भी काफी ज्यादा कमी थी, जो कि असैसन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब वो पहली बार असैसन वर्ल्ड में एंटर किया तो सारे के सारे लोग ही उस पर हंसा करते थे, उसके फिजिकल ट्रेट से लेकर के उसके नेचुरल कैरेक्टर और इवन उसके जेंटल अपीयरेंस तक। ये सारी की सारी चीजें देख करके ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक असैसन है, एक ऐसा बंदा जो कि असैसन आर्ट के लिए पूरी तरीके से अनफिट था। लेकिन उस जो रियोंग ने जितने भी असैसन के जजमेंट थे उन सभी को गलत साबित किया और इवेंचुअली एक लेजेंड बन गया। उसका वो एक सिंगल स्ट्राइक, जिसके लिए कोई बड़ी स्टांस नहीं लेना, ना ही कोई फैंसी सी टेक्निक, बस एक एक्सट्रीमली फास्ट और स्ट्रेट थ्रस्ट स्वॉर्ड का, बस उसी में सामने वाले का खेल खत्म। वो भले स्माइल काफी ज्यादा जेंटली करता हो, लेकिन तभी जब उसके हाथ थोड़े से ब्लरी हो तभी तुम्हारे सर पे सीधा हेडशॉट पड़ेगा। अगर तुम उसके द्वारा मारे गए लोगों के कॉप्स को देखोगे तो उनके चेहरे के ऊपर कोई भी शॉक्ड या फिर डिस्टर्ब एक्सप्रेशन नहीं होगा। वो लोग तुम्हें ऐसे दिखेंगे जैसे कि वो लोग कुछ ही समय पहले स्माइल कर रहे थे और एकदम आराम से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ रुक गया हो। जिसके बाद ऐसे ही होते होते उसका जेंटल नेचर और प्लीजेंट लुक जो रियोंग का सबसे बड़ा वेपन बन गया। जिसके बाद फाइनली असैसिन्स भी आपस में बात करने लग गए। उसका जो वन शॉट वाला स्ट्राइक है वो इवन हेवन तक को काट करके रख सकता है। गार्ड फिर इस कहानी को बता देने के बाद और जो के अटैक को याद करके जो से बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे ग्रेट आर्ट ऑफ किलिंग सिखाने वाले हैं, जो कि आपको किसी को भी पास ऑन करना था। जो बोलता है तुम्हें यह मार्शल आर्ट पास डाउन करना उतना भी ज्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है। गार्ड ये सुनते के साथ ही एक्साइटेड होते हुए बोलता है बताइए मुझे, आखिर मुझे इस टेक्निक को सीखने के लिए क्या करना होगा। अपने गार्ड को यूं पलटता देख करके ये औरत चुनसेन अपने गार्ड को आवाज लगाती है, जिसपे हुआलिन इसका बम टिकी टिकी बम बम बचाते हुए बोलती है अगर तुम एक और बार हिली तो फिर मैं तुम्हारा पिछवाड़ा ही काट के फेंक दूंगी। नाउ जो बोलता है ये ऑब्वियस सी बात नहीं है, मुझे क्या चाहिए, तुम जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक एम्प्लॉय बनोगे जो कि सो ग्योमसिन के ऑर्डर्स को एब्सोल्युटली ओबे करेगा। गार्ड बोलता है मेरे लिए एडवांस पेमेंट कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस यहाँ पे मैटर ये करती है मेरी सैलरी कितनी होगी। जो बोलता है आखिर तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। गार्ड बोलता है इतना जिससे कि एक छोटा सा विलेज 1 महीने तक आराम से सरवाइव कर ले। जो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है एक छोटा सा विलेज। गार्ड बोलता है बिल्कुल, और लगभग 100 ही हाउस होल्ड्स हैं। जो ये सुनते के साथ ही अपने मन में ही कैलकुलेशन करते हुए सोचता है 100 हाउस होल्ड्स, इसमें लगभग कम से कम 400 लोग तो होंगे ही। इवन ये तो सबसे ज्यादा मिनिमम काउंट है, ये कोई छोटा सा विलेज नहीं हुआ। मुझे रीजन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये एक पूरे के पूरे विलेज के जिंदगी का भार उठा रहा है और इस पूरे पूरे विलेज को अपनी मंथली सैलरी से कवर करना कहीं ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। अभी के टाइम पे ये मुझसे 400 से 500 लोगों का रहने सहने का खर्चा मांग रहा है। गार्ड बोलता है मैं फैसले को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आपको मेरे अंदर इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दिखती तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। जो बोलता है बस तुम मुझे अमाउंट बताओ। गार्ड बोलता है 100 नियांग इन गोल्ड। जो सोचता है वो मैंने इसको उंगली दी और ये तो मेरे सर पे ही चढ़ के मूत रहा है, ये मुझसे इतनी सैलरी मांग रहा है जितनी वाइस प्रेसिडेंट जी गलवुन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जांग ईलोंग की भी नहीं है। ये भले ही उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आगे जाकर के जरूर से ही ये दिक्कत खड़ा करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए फेयरनेस और इक्वालिटी बना के रखनी पड़ती है, जिसका मतलब ये है अगर मैं इसको मंथली 100 नियांग पे करता हूँ तो फिर मुझे इसके रैंक के हर एक एम्प्लॉय को सेम ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाय रे मेरा पैसा, मैं गरीब हो जाऊंगा। जो कोई पैसों के लिए रोता देख करके डीमन गॉड चिल्लाते हुए बोलता है अबे हरामी आदमी, पैसों का तेरे हाथ से जाना ज्यादा पेनफुल है, मार्शल आर्ट को किसी
फ्लोर को हैंड ओवर करने से। साला बेशरम कहीं का, जो फिर सोचता है मैं इस सिचुएशन में ना ही इस गार्ड को मार सकता हूँ और ना ही इसके बगैर आगे बढ़ सकता हूँ। जो ऐसा सोच के बोलता है चलो फिर ठीक है, तुम्हें मंथली पे 100 नियांग मिलेगा, लेकिन तुम अपने आप को तैयार कर लो। अब जब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची और चीजें इतनी दूर तक आ ही चुकी है तो फिर मैं तुमसे तुम्हारे आखिरी सांस तक काम कराऊंगा और इवन तुम्हारे सोल तक को ले लूंगा। जो फिर गार्ड को धमकाने के बाद हुआलिन से बोलता है ओए तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं। हुआलिन चिल्लाते हुए बोलती है मेरे ऊपर क्यों चिल्लाना बंद कर। हुआलिन जो को फटकार लगाने के बाद औरत के मुंह में उंगली डाल डाल के चेक करते हुए बोलती है आखिर इस जैसे समय में भी तुम्हारे पास ये बकतीत क्यों है। पीछे खड़ा जो बोलता है क्या तुम नकली दांत नहीं लगा सकती। हुआलिन बोलती है अबे क्या तू अंधा हो चुका है, जरा इस तरफ देख, इस औरत के पास जो बकतीत है वो कोई ऑर्डिनरी सा नहीं है। जो ये सुनकर सोचता है इस जैसे काम के लिए मुझे स्पेसिफिकली एक क्राफ्ट्समैन को बुला करके इस पे काम करवाना पड़ेगा और एक स्पेशल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अब भाई जो का ऐसा सोचना ही होता है कि पीछे से एंट्री होती है गार्ड की और वो आते ही औरत के मुंह पे एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे औरत घसीटते हुए तेजी में जमीन पे गिरती है और गार्ड के ऊपर चिल्लाने लगती है। बट अपने गार्ड भाई साहब डोंट गिव अ शिट, ये सीधा जाता है और औरत के मुंह में उंगली डाल करके सीधा इसके दांतों को उखाड़ ही लेता है। वहीं इस दर्द में औरत अपने मुंह को पकड़ के पीछे रोए जा रही। बट अपना सिग्मा गार्ड दांत देते हुए बोलता है लीजिए आप खुद से अपने हाथ में रख के देख लीजिए, खुद से देखना काफी ज्यादा बढ़िया होगा। हुआलिन दांत को लेकर के खुश होते हुए बोलती है वाओ तू तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला रे। जो भी बोलता है ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलता है भाई। गार्ड बोलता है ये इतनी ज्यादा अनलकी और एनोइंग औरत है, अगर यहाँ पे पैसों की बात नहीं होती तो फिर मैंने बहुत ही लंबे समय पहले इस कुतिया को मार दिया होता। जो ये सुन के भाई फ्रीक आउट होते हुए बोलता है हैं सच में क्या भाई। जिसके बाद ऑथर की भी एंट्री होती है और ये बोलता है अमेक ग्वालिंग ये एक ऐसा बंदा है जिसको अगर किसी भी चीज के लिए अच्छे से रिवॉर्ड दिया जाए तो फिर ये अपना पार्ट एकदम प्रॉपरली करता है। जिसके बाद हमें ये ऑर्गेनाइजेशन या जॉब के बारे में बताया जाता है जिसके नाम का मतलब है अ बटरफ्लाई दैट फ्लाइज एट नाइट, मतलब रात में उड़ने वाली तितली। या जॉब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा ही मेंशन किया जाता है जब भी इस दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो। एक ऐसी शैडो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल्कुल ही अंडरग्राउंड वर्ल्ड के कंपेयर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया की हर एक इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी और वो लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं वो भी कोई ऑर्डिनरी से पीपल नहीं होते, वो इस दुनिया के टॉप मास्टर होते हैं और एक पावर के बिल्कुल हेड होते हैं। इवन इंपीरियल पैलेस के अंदर भी जितने फिगर हैं वो सारे भी याजोब का नाम जानते हैं। यहाँ पे ऐसे ढेर सारे पावरफुल फिगर्स हैं जो कि इस याजोब ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही लंबे समय से रिश्ता मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। भले ही ये सीक्रेट मेरिडियन वाले क्यों ना हो, ये लोग भले ही अंडरग्राउंड वर्ल्ड को रूल करते हैं लेकिन इनके भी रिश्ते याजोब से तो अच्छे होंगे ही। अब इतनी सारी कहानी सुनाए जाने के बाद जो बोलता है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये याजोब ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बस मुझे और जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चेक में रखने के लिए, ये बात बिल्कुल मुझे हजम नहीं हुई। गार्ड बोलता है इसका तो यही मतलब निकलता है ये लोग सो गेम्सिन को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इनसे कुछ ज्यादा ही घबराते हैं। जो बोलता है हाँ तो वो लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मैं तो एकदम शांति से बैठा हुआ था, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। गार्ड बोलता है शांति से रहने का मतलब अगर जिंदा रहना है तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मुर्दे ही हैं। आपने ह्यूक्रियन चियोन को हरा करके गैंग्सो को उससे हथिया लिया जिससे अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बीच में जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका है। उसके अलावा आपने गैंग्सो पे कब्जा करने के बाद मुरिम अलायंस से भी अलाय कर लिया जिसकी वजह से नेचुरली अनऑर्थोडॉक्स साइड वाले जितने भी लोग थे वो सारे कुछ ज्यादा ही हिले हुए हैं अभी के टाइम पे। जो बोलता है क्या इस इतनी बड़ी दुनिया में छोटे से प्रॉफिट के लिए फाइट करना और कुछ प्रॉफिट के लिए आपस में मर्ज हो जाना कोई ओकेजनल इवेंट नहीं है। गार्ड बोलता है आप सच में इसी दुनिया के पर्सन है ना। जो बोलता है भाई मेरे पास सॉर्ड गॉड की लेगेसी है, फिर तो मैं नेचुरली इस दुनिया का पर्सन हुआ ना, इसमें कौन सी क्वेश्चन करने वाली बात है। गार्ड बोलता है अगर यहाँ पे बात सो ग्योमसिन की हो रही है तो उसको इस दुनिया का पर्सन कहा जा सकता है, लेकिन अगर बात
यहाँ पे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स की होती है तो वो फिर वो अलग ही मैटर हो जाता है। अगर आप अपने थोड़े से दिमाग को लगा करके सोचे तो फिर मुरीम की पूरी पूरी हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं हुई जिसने कि खुद को एक पावर हाउस डिक्लेयर किया हो और एक रीजन पे रूल करता हो। अगर इस पॉइंट को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ये पूरी तरीके से एक क्योस है जिसके बारे में कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए वो लोग इतनी आसानी से कैसे बैठे रह सकते हैं। हालांकि आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी, आपने जितने भी एक्सचेंजेस थे वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के अंदर मुस्लिम अलायंस तक ही सीमित कर दिया। गैंगसो जो कि साउथ की रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड नेटवर्क है, वहाँ पे नॉर्थ का जितना भी वेल्थ है वो सारा का सारा आकर के इकट्ठा हो रहा है। तो अब आप ही मुझे बताइए, अगर आप उनकी जगह पे होते तो फिर क्या आप यूं ही बैठ के पॉपकॉर्न खा करके ये सारी चीजें होते हुए देखते रहते? गार्ड की ऐसी बातों को सुन के जो सोचता है भाई ये असैसन कब से इतने ज्यादा समझदार होने लग गए, ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है। गार्ड अपना बोलना कंटिन्यू करते हुए बोलता है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि पावर को एक जगह कंसंट्रेट होता देख करके शांति से बैठे रहे। आप पहले कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो चुके थे या फिर अपने एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। गार्ड की ऐसी समझदारी वाली बातों को सुन के जो हैरान होते हुए सोचता है, क्या ये कमीना जीगल वन और जांग इलोंग से भी ज्यादा समझदार है? जो ऐसा सोच के बोलता है तो फिर क्या हमें अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए थे? गार्ड बोलता है, मुरीम की इतनी लंबी हिस्ट्री में ऐसा कोई ग्रुप एग्जाम्पल के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसने कि खुद को एक ट्रेड पावर के तौर पे डिक्लेयर किया हो और इसमें सक्सीड भी हो चुके हो। जो बोलता है, हाँ तो तू ही मुझे बता, मुझे तब के टाइम पे क्या करना चाहिए था? गार्ड बोलता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर जब मैंने गैंगसो के ऊपर टेक ओवर किया था तब तो मैं बिल्कुल ही इस पूरी दुनिया को जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलने नहीं देता। इसके बजाय मैं ढेर सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाता और धीरे धीरे करके मार्केट को कैप्चर कर लेता। साथ में मैं अपने बिजनेस को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देता जिससे कि इसके कोर के बारे में कभी पता ही ना चल पाए, और साथ ही मैं शांति से अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एक्सचेंजेस तक भी पहुंचने की कोशिश करता। जो ऐसे प्लानिंग को सुन के बोलता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम सीक्रेट मेरिडियन के अंदर इतने अच्छे से छुपे हुए हो। इवन एक असैसन को भी इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से जानकारी है बिजनेस की। गार्ड बोलता है, मैं तो बस प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के मेथड्स हैं वो हजारों सालों से काम करते हुए आ रहे हैं और आपके जितने भी मेथड हैं वो उसके कोई सक्सेस की गारंटी तो रही है। जो कि बगल में बैठी हुआलिन इनकी बातों को सुन सुन के पकते हुए बोलती है, तुम्हारी कन्वर्सेशन को सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है, आखिर हम या जॉब के हेडक्वार्टर्स तक कब पहुंचेंगे? गार्ड बोलता है, एक बार जैसे हम इस गेट को पार कर लेंगे वैसे ही हमारा रास्ता खत्म हो जाएगा। वालिन बोलती है, तुमने थोड़ी देर पहले भी बिल्कुल यही बात ही बोली थी। गार्ड बोलता है, मैं कसम खा के कहता हूँ बस इस वाले गेट को पार कर ले एक बार, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। वैसे आप मुझे ये बताइए, मैं किलिंग आर्ट ऑफ वन शॉट हेवन स्लेइंग कब सीखने वाला हूँ? जो बोलता है, बस तुम उस चीज के लिए एक बार तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी सिखाने को तैयार हूँ। गार्ड बोलता है, मैं हमेशा ही तैयार हूँ, आप मुझे कभी भी सिखाइए वो टेक्निक। जो ये सुनते के साथ ही एक छोटा सा जादू मंत्र फूंकता है और गार्ड से बोलता है, क्या तुमने उसको देखा? गार्ड बोलता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो बोलता है, जरा एक बार अपने पीछे देखो। गार्ड ये सुन के जब अपने बगल के दीवार को देखता है तो क्या देखता है, जो ने इतने ही देर में वो टेक्निक परफॉर्म की और उससे एक छोटा सा छेद बना दिया जिसको ये नोटिस तक नहीं कर पाया। जो बोलता है, जब तुम इस चीज को देखने के काबिल हो जाओगे तब तुम ट्रूली तैयार हो, इसीलिए तुम इतना ज्यादा इम्पेशेंट ना हो, मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा दूंगा जब उस चीज का टाइम आएगा। गार्ड बोलता है, मैं इस चीज को याद रखूंगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, स्वॉर्ड गॉड का मार्शल आर्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन वो किलिंग आर्ट वन स्वॉर्ड हेवन स्लेइंग उसके तो क्या ही कहने हैं। जब दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा तो फिर सो ग्योम सिन का जितना भी फेम है वो तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो खुश होते हुए मन में सोचता है, ओए मिस्टर असैसन, इसके अंदर डीमन गॉड, मार्शल गॉड और नैन गॉड, माउंटवा और टैंक फैमिली को भी इंक्लूड कर लेना। और फिर जो कि ये सोचते के साथ ही ये लोग जिस कैरेज में ट्रैवल कर रहे होते हैं उसका ड्राइवर बोलता है, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में आप लोगों ने बताया था। जो ये सुनते के साथ ही सबसे पहले तो कैरेज से उतरता है और एकदम प्यार से हवालिन से बोलता है, मैडम
प्लीज बाहर आ जाइए। हुआलिन भी ये सुन के वो औरत संजू या फिर जो भी उसका नाम है भाई मैं भूल चुका हूँ, उसकी एकदम परफेक्ट एक्टिंग करते हुए कैरेट से उतरती है और जो के पीछे पीछे चलने लगती है। जिसके बाद हमें कुछ समय पश्चात बटरफ्लाई इनको दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वेटर हेड वेट्रेस के पास आकर के बोलता है यहाँ पे कोई तो आया है और वो कोई बैगर सेक्ट का लीडर बैगर सेज है। हेड वेट्रेस ये सुन के बोलते हैं आखिर बैगर सेज को इस जगह के लोकेशन के बारे में कैसे पता? ऐसा लगता है बैगर सेज ने मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया, आखिर हमें किसने एक्सपोज किया? वो पहले वाला वेटर बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें किसी ने धोखा दिया हो। हेडमेड बोलती है क्या बैगर सेज अकेले आए हैं? वो वेटर बोलता है नहीं, उनकी वाइफ और उसका एक पर्सनल गार्ड उनके साथ आया है। हेडमेड बोलती है बैगर सेज तो जाने ही जाते हैं हर एक मैटर्स को कॉशियसली हैंडल किए जाने के लिए, आखिर अब उन्हें क्या हो गया? लेकिन अगर सच में यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सुनो ये पूरा पूरा इन अभी का अभी खाली करो। वेटर ये सुन के बोलता है हाँ लेकिन अभी भी कुछ गेस्ट हैं जो कि खाना खा रहे हैं। हेडमेड बोलती है क्या मुझे मेरी बात को दोबारा से कहना पड़ेगा? उन सभी को 2 गुना या फिर 3 गुना पे करो, लेकिन अभी का भी उन सभी को यहाँ से बाहर निकालो। वेटर ये सुनने के बाद अपने काम पे लग जाता है। वही ये हेडमेड साइड में बैठ के सोच रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। आज से पहले हमारे बीच में अगर कोई सीक्रेट बात भी करनी हो तो सबसे पहले लेटर को तो एक्सचेंज किया ही जाता था, पर वो मुझे और याजियोप को प्रोवोक करके करना क्या चाहते हैं? हेडमेड बैठे बैठे इन सभी बातों को सोच ही जा रही होती है। उतने में जो भी एंट्री करता है और इसके सामने बैठ करके बोलता है तुम पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो, इवन भले ही तुमने अभी के टाइम पे मुखौटा पहन रखा है लेकिन होंगे तुम्हारी ब्यूटी छुपाए नहीं छुप रही। क्या आजकल तुमने अपना स्किन केयर करना शुरू कर दिया है? अब भाई जब इस मेड का नाम पता चल चुका है तो हम इसके नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि भाई वैसे भी ये मेड का काम तो करती नहीं है। होंगी जो को खुद से फ्लर्ट करता देख करके हैरान होते हुए बोलती है तुम बेगर सेज नहीं हो सकते, कौन हो तुम? जो ये सुन के एनॉय होते हुए टेबल पे पैर पटक के बोलता है तुम्हारी ये फालतू से क्वेश्चन करना बंद करो, नहीं तो अगर मैं एनॉय हो गया तो फिर मैं तुम्हारा उधार चुकता नहीं करूंगा। होंगी जैसे ही जो के मुझसे उधार वाली बात को सुनती है वैसे ही ये समझ जाती है भाई ये और कोई नहीं अपना जो हुआ ही है, क्योंकि याजियोप से वही वो बंदा है जो कि उधार पे चीजों को लेता है, मतलब इन्फॉर्मेशन। होंगी जो को पहचान करके जो का नाम लेती है, जिस पे जो बोलता है मुझे बड़ा ही दुख हुआ तुम मुझे अब जाकर के रिकॉग्नाइज कर रही हो। होंगी बोलती है अच्छा अब मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है, नहीं तो मैं सोच रही थी बैगर सेज को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। वैसे भाई लोग मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पे जो ट्रांसलेशन में यूज किया गया है वो बैगर सेज का असली नाम यूज किया गया है चोआई सियोंगे, लेकिन भाई मेरे को नाम याद करने में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं जो कि है टाइटल से ही बुला रहा हूँ इसको, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा याद रहे और समझ में भी आए। होंगी बोलती है सर जो हुआ ही, लेकिन आपने बैगर सेज का डिस्गाइज क्यों ले रखा है? यहाँ पे चल क्या रहा है? जो बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा मुसीबत का जो तीर है उसके ऊपर जीपीएस का ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि सीधा मेरे बुंड में आके लगता है। होंगी अपने डिस्गाइज को उतारते हुए बोलती है हाँ मुझे चीजें अब समझ में आ रही है, लेकिन अब इस बार क्या हुआ आपको? जो भी अपने डिस्गाइज को हटाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो याजियोप है तुम उसको खत्म कर दो। होंगी बोलती है यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना मुझे गैस वाले गेम से सबसे ज्यादा नफरत है, इसलिए आप ये बकवास करना बंद कीजिए और अपने ट्रू इंटेंशन को बताइए, नहीं तो भले ही आप यंग मास्टर है लेकिन मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगी। जो बोलता है वेल तुम्हें पता ही होगा मेरा और सीक्रेट मेरिडियन का एक छोटा सा पंगा हो चुका है और वो कमीने लोग मुझे और जो क्लेन चेंबर ऑफ कॉमर्स को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन उनका सबसे पहला टारगेट ये याजियोप होने वाला है क्योंकि उन्होंने ये नोटिस कर लिया तुम और मैं कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। होंगी ये सुन के हैरान होते हुए बोलती है क्या सीक्रेट मेरिडियन हमारे पीछे है? जो बोलता है हाँ बिल्कुल, और जरा तुम ही सोचो ये कुछ ज्यादा ही रेडिकुलस सी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम सो ग्योमसिन के साथ थोड़ा सा क्लोज हो वो लोग पूरे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क को ही वाइप आउट करना चाहते हैं। होंगी बोलते हैं लेकिन आखिर ये सीक्रेट मेरिडियन वाले आपके जोक्लेन चेंबर ऑफ कॉमर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस सी बात नहीं है, इस दुनिया में जो भी पावरफुल लोग हैं वो लोग ऐसा चाहते हैं जो भी नॉर्थ का पैसा हो वो नॉर्थ में ही रहे और जो साउथ का पैसा है वो साउथ में ही रहे। होंगी ये सुनते ही अपने सर पकड़ते हुए बोलती है आप क्या सीक्रेट मेरिडियन के बारे में थोड़ा सा भी चीज जानते भी हैं? वो लोग सेंट्रल प्लेन्स को अब तक जैसे मर्जी वैसे कंट्रोल करते
हुए आ रहे हैं। उनका इन्फ्लुएंस अभी के टाइम पे इतना बढ़ चुका है, वो लोग मुरीम अलायंस के लॉर्ड ही नहीं, इवन एम्परर तक को भी जब चाहे तब रिप्लेस कर सकते हैं। जो बोलता है हाँ तो क्या, अगर ये लोग पावरफुल है तो फिर क्या हम सारी चीजों को यूं ही हाथ पे हाथ रख के देखते रहेंगे। होंगी बोलती है अभी अभी आपने मुझसे कहा कि मैं अपने इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दूं और अभी आप कह रहे हैं कि आप उनसे फाइट करेंगे। जो बोलता है होंगी तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे रूकी की तरह बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे कभी ऐसा कहा कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए बंद कर दो। होंगी बोलती है यंग मास्टर जरा ध्यान से सुनिए, जब इंपीरियल प्रिंस ने भी रेबेलियन करने की सोची थी ना, तब भी उन्होंने सीक्रेट मेरिडियन से कॉर्पोरेशन को प्रायोरिटाइज किया था, क्योंकि ये बात तो उनको भी पता है बिना सीक्रेट मेरिडियन के कॉर्पोरेशन के इनके जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग है वो धरी की धरी ही रह जानी है। हमारे याजप ऑर्गेनाइजेशन ने ये पता किया है, उनके हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं वो एम्परर के सबसे क्लोजेस्ट गार्ड, द इनर सीक्रेट कमांडर और इवन चांसलर भी, वो सारे के सारे सीक्रेट मेरिडियन के कुत्ते हैं। जिसका मतलब यही है ये पूरे एम्पायर को सीक्रेट मेरिडियन ही पीछे से कंट्रोल करती है। तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या मुरीम अलायंस इससे कुछ ज्यादा अलग है? भले ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के हेड हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के हेड, ये सभी फोर्स एक प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, अंडरवर्ल्ड से ना ज्यादा दूर और ना ज्यादा पास रहने का। और ऐसा करने का आपको रीजन पता है? भाई लोग होंगी के बोलने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा पैनल्स दिखाया जाता है, जिसके अंदर रेगिस्तान में डिमोनिक कल्ट के कुछ फॉलोअर्स के साथ ये तीनों नमूने कुत्तों की तरह हाँफते हुए जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। ना हम जो के कन्वर्सेशन पे दोबारा से आते हैं, जहाँ पे होंगी बोलती है क्योंकि इनका जो कॉर्पोरेशन है वो सर्वाइवल तक के लिए जरूरी है। इवन वो रीजन जिसकी वजह से वो ओल्ड डिमोनिक कल्ट जो कि हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स हुआ करती थी, उन्होंने भी खुद को सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर इन्वेज करने से कई बार रोका है। और आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि सीक्रेट मेरिडियन का कॉर्पोरेशन गारंटेड नहीं था। आप इसी बात से समझ सकते हैं वो लोग कितने ज्यादा टेरिफाइंग है, इसीलिए उनको किसी भी कीमत पे खुश रखिए। अगर आपको उनके सामने घुटने पे आना पड़ा तो घुटने पे आइए, प्रोमिसेस करना पड़ा तो प्रोमिसेस कीजिए, कोई भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए और उनके दिल को हमेशा खुश ही रखिए, जिससे कि वो हमेशा आपके ही साइड पे रहे। अगर आप ऐसा करने में फेल हो गए यंग मास्टर तो डेफिनेटली आप मारे जाएंगे और ऑफ कोर्स वो लोग सबसे पहले जोक्लन चेंबर ऑफ कॉमर्स को ही वाइप आउट करेंगे। होंगी की बातों को सुन के जो बोलता है होंगी बोलती है हाँ बोलिए। जो बोलता है क्या तुम मुझे अच्छे से जानती हो? होंगी ये सुन के सोचती है ये बंदा नैनगम क्लैन का एक एल्डर है, सॉर्ड गॉड का हायर है और सिचुआन के टैंक फैमिली के साथ आयरन ओर का ट्रेड चलता है और ये जोक्लन चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन है जो कि एनर्मस गुड्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये सारे वो इंफॉर्मेशन है जो कि इस पूरे मार्शल वर्ल्ड को इनके बारे में पता है, जिसका मतलब यही है ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी अभी तक रिवील ही नहीं की। जिसका मतलब ये भी है जब तक ये खुद से ना चाहे किसी को भी सो ग्योमसिन के ट्रू सेल्फ के बारे में पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सो ग्योमसिन के ग्रेट मार्शल आर्ट के बारे में ही चिंता करते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। कभी कभी ये सो ग्योमसिन इस तरीके से सोचता है जो कि इस दुनिया के कॉमन सेंस से बिल्कुल ही अलग होता है। ये कभी कभी ऐसे आइडियाज के साथ आता है जो कि इस पूरी दुनिया को ही हिला के रख देती है। इवन मैं भी इनके आइडियाज से कई बार शॉक हो चुकी हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है ये हमसे अलग ही दुनिया में जीते हैं। होंगी जो के बारे में इन सभी बातों को सोच के बोलती है मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जो बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे कुछ अलग तरीके से पूछता हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो? होंगी ये सुन के दोबारा सोचती है ओरिजिनली ट्रस्ट समय के साथ यूं ही बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप दूसरे पर्सन के बारे में जानते जाते हैं बातों को, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन फिर भी मुझे खुद से ज्यादा इनके ऊपर भरोसा है। आखिर मेरे अंदर ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? होंगी ऐसा सोचती है कि उतने में जो बोलता है तुम्हें पता है इसके पीछे का कारण क्या है? होंगी सोचती है ये बंदा क्या मेरे थॉट्स तक को पढ़ सकता है? और फिर बोलते हैं हाँ बोलिए क्या रीजन है? जो बोलता है जब मैंने जोक्लन चेंबर ऑफ कॉमर्स को नहीं बनाया था और मैं तुम्हारे पास पहली बार नैनगम क्लैन के एक एल्डर के तौर पे आया था तो फिर तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? होंगी बोलती है तू पागल है क्या, भाग जा यहाँ से। जो बोलता है तुम्हें याद है तुमने क्या किया था जब मैंने तुम्हें कहा था मैं ग्रेट जनरल मैंगचियन का सॉर्न ब्रदर बन चुका हूँ? होंगी बोलती है मैंने आपके ऊपर
चीजें फेंक दी थी। जो बोलता है तब का क्या, जब मैंने गैंग्सो के अंदर से ह्यूक्रियन चियोन को भगा दिया था और मैंने खुद को मार्शल वर्ल्ड के अंदर एक पावर हाउस डिक्लेयर कर दिया था, तो तुमने मुझे दया भरी नजरों से देखा था। और तब का क्या, जब मैंने खुद को स्वॉर्ड गॉड का डायरेक्ट डिसेबल कहा था। होंगी बोलती है मैंने गार्ड्स को बुलवा के आपको बाहर फेंकवा दिया था। जो बोलता है तो अब तुम समझी तुम मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करती हो, क्योंकि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तो चलो फिर मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करोगी और सबमिट करने का प्रिटेंड करोगी? होंगी बोलती है लेकिन बदले में मुझे क्या प्रॉफिट होगा? जो बोलता है जरा इसके बारे में सोचो तो सही, अगर अंडरग्राउंड वर्ल्ड से अगर सीक्रेट मेरिडियंस को हटा दिया जाएगा तो फिर उनकी जगह को कौन लेगा? होंगी बोलते हैं लेकिन क्या हमारी यह जॉब सीक्रेट मेरिडियन के इतने बड़े वॉइड को फिल करने के लिए काफी होगी? जो बोलता है ओए होंगी तू कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रही? तुझसे किसने कहा कि मैं तुझे पूरा पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड देने वाला हूँ? होंगी बोलते हैं ये क्या बोल रहा है? जो बोलता है ऑफ कोर्स ये जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है वो हमारे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करेगा, आखिर में इस जिस चीज को तुम्हें क्यों दूंगा? होंगी गुस्सा करते हुए बोलते हैं हाँ तो फिर आपने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए क्यों? जो बोलता है तुम्हारे हिस्से में जो आने वाला है वो है इंफॉर्मेशन के एक्सक्लूसिव कंट्रोल। आखिर तुम लोगों को सीक्रेट मेरिडियन के बारे में कितना ही पता होगा, और अगर कुछ पता होगा भी तो बस ऊपर ऊपर की चीजें ही पता होंगी। मैं या जो आपको अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको सस्ते में खरीदने दूंगा और तुम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन के भी एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। तुम इसको रिपेमेंट भी समझ सकती हो उस सिंसियरिटी के लिए जो कि तुमने मुझे दिखाया है। होंगी भाई ये सुन के सोचती है अंडरग्राउंड वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस इंपीरियल कोर्ट, मिलिट्री, गवर्नमेंट और मुरीम के हर एक फैक्शन तक है, और अगर अब याजॉप इनको इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली डिलीवर करेगा तो फिर तो हमारा याजॉप ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा। होंगी ऐसा सोच के बोलती है मुझे क्या करना होगा? जो बोलता है इस चीज के बारे में इस बंदे से डिस्कस करो। गार्ड जो के बोलने के स्टाइल से हैरान होते हुए सोचता है ये बंदा तो बातों का शेर निकला। इसका जो फियरसम नेचर है वो इसके मार्शल आर्ट में नहीं बसता, ये इसके कनिंग माइंड के अंदर बसता है। गार्ड फिर ऐसा सोचने के बाद होंगी से बोलता है सीक्रेट मेरिडियन को दो चीजें चाहिए, जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स की बर्बादी और दूसरी याजॉप का कंप्लीट एनहाइलेशन। होंगी शौक होते हुए बोलती है एक मिनट तुमने क्या कहा? वो लोग याजॉप को पूरी तरीके से एनहाइलेट करना चाहते हैं? गार्ड बोलता है बिल्कुल, सीक्रेट मेरिडियन कोई हलवा फोर्स थोड़ी है जिसके साथ यूं ही कोई भी डील कर सकता है। वो लोग याजॉप की बर्बादी के ऊपर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि कम से कम 100 से भी ज्यादा लीडर्स जो कि याजॉप के होंगे उनके सर उनके पास नहीं चले जाते। होंगी बोलते हैं हाँ तो इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि वो लोग जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स और याजॉप के बीच में जितने भी रास्ते हैं उनको खत्म करना चाहता है, तो फिर क्या हमें इस चीज के होने का प्रिटेंड नहीं कर लेना चाहिए? गार्ड बोलती है तुम का सीक्रेट मेरिडियन वालों को गधा समझ रही हो? उनकी दिन की ही शुरुआत होती है शक से और अंत भी होता है शक से ही। अगर उनको तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल गया तो सारी चीजें ही खत्म हो जानी है। होंगी बोलती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर वो लोग याजॉप के सरेंडर के ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? जो बोलता है वो लोग प्रोबेबली तुम्हारे अंदर और तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स के अंदर ब्लड गू प्लांट कर दे इसके लिए। होंगी ये सुन के हैरान होते हुए सोचती है अगर ऐसा हो गया तो फिर तो ये फॉल्स सरेंडर होगा ही नहीं, ये तो सच ही हो जाना है। इनके ऐसे बातचीत को सुनने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है हुआलिन की, जो कि होंगी से पूछती है क्या तुम वर्जिन हो? होंगी बोलते हैं तुमने क्या कहा? हुआलिन बोलती है अरे मैंने तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुमने वो किया है या फिर नहीं किया? होंगी बोलती है लेकिन तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? हुआलिन बोलते हो तुम्हें अभी के टाइम पे मेरे क्वेश्चन के ऊपर चिंता करने के बजाय सही चीज के बारे में सोचना चाहिए, या तो तुम ब्लड गू एक्सेप्ट करके उसका रियल स्लेव ही बन जाओ। हुआलिन के ये बोलते ही जो बोलता है आखिर तुम अचानक से ये क्या फालतू से क्वेश्चन पूछने लगी? हुआलिन बोलती है भाई यहाँ पे सिर्फ तू ही इंटेलिजेंट नहीं है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा दिमाग है, ये काफी ज्यादा अजीब होगा इस जैसी औरत अगर अभी भी एक वर्जिन हुई तो। होंगी शर्माते हुए बोलती है मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ। हुआलिन ये सुनते ही बोलती है अच्छी बात है, जाओ और अभी के बिगोंग से जाकर के शादी कर लो। हुआलिन के इस बात को सुनते के साथ ही होंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, जिसपे हुआलिन बोलती है क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों दिख रही हो? एक अलायंस के लिए मैरिज से बढ़िया कोई परफेक्ट सिंबल हुआ है कभी हिस्ट्री में? और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो जाओ और जा करके वो ब्लड को खा लो। हुआलिन के भाई मुंह से इतने ब्रिलियंट आइडिया को सुन के जो हैरान होते हुए सोचता है भाई मुझे कोयले के अंदर से हीरा कैसे मिल रहा है? अचानक
अचानक से इस जरूरत के समय पे इन जैसे गधे लोगों के दिमाग में इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद भाई अपनी हुआ लिन होंगी को कुछ ऐसे शब्द बोलती है जो कि कुछ ज्यादा ही डबल मीनिंग वाले होते हैं, जो कि मैं नहीं बोलना चाहता। तुम लोग चाहो तो पढ़ लो भाई जाकर के, 150 चैप्टर है ये। खैर अभी के लिए हम डिमोनिक कल्ट में गद्दारी होने के बाद सिचुआन के अंदर टैंग फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पे भाई हमारे फैमिली हेड नरेट करते हुए बोल रहे होते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है हमारी जो टैंग फैमिली है वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है। टैंग फैमिली का जो पहले स्टेट हुआ करता था वो अब के साइज में दोगुना हो चुकी है, और ये चीज़ अब सेंस भी बना रही है क्योंकि हमें पहले हमारी ज़्यादातर एनर्जी डिमोनिक कल्ट के ऊपर नज़र रखने में ही बितानी पड़ती थी, लेकिन अब हम अपने फुल पावर को रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें तभी हो पाई जब हमने जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स से एक मैसिव पार्टनरशिप सिक्योर किया और आयरन और के ट्रेड का एक सिक्योर रूट बना लिया। जिसके बाद जैसे जैसे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स यहाँ सिचुआन में आने लगे, सिचुआन के मार्केट के अंदर एक अलग ही नई वाइटलिटी आ गई। अब हमारा भी एक ग्रेटेस्ट फैमिली बनने का सपना और ज्यादा सपना नहीं रहेगा। अब भाई फैमिली हेड ऐसी प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि उतने में इनके पीछे एक बंदा आता है और बोलता है, सर मैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइंग पॉइजन हूँ। फैमिली हेड उस बंदे को देख करके बोलते हैं, क्या हुआ तुम इतनी लेट मेरे पास क्यों आए हो। फ्लाइंग पॉइजन बोलता है, सिचुआन ब्रांच का जो डिमोनिक कल्ट था उन्होंने अपने हेवनली डीमन सेक्रेट बैनर को उठा दिया है, जिसका मतलब होता है उनका जो हेवनली डीमन है वो खुद मूव लेने को तैयार हो चुके हैं। फैमिली हेड ये सुनते के साथ ही पहले तो शॉक होते हैं और फिर ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, हमारे जितने भी पॉइजन ड्रैगन है उन सभी को बुलाओ और उनको मिशन पे भेज दो, उनके ऊपर देख रेख करने के मिशन पे, और इस रिपोर्ट के बारे में अलायंस को भी इन्फॉर्म कर देना। तो चलो फिर भाई लोग हमारे फैमिली हेड की इसी पैनिक वाले ऑर्डर के साथ ही हम इस वाले वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और हाँ भाई लोग मुझे पता है मैंने बोला था मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन वीडियो लेट आ रही है, पर खैर जो भी है मैं इसमें जो कि 6 चैप्टर इंक्लूड के एक्सप्लेन किया हूँ तो आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा। और रही बात अगली वीडियो की तो ट्राई करूँगा कि वो भी जल्दी ही ले आऊँ। और भाई लोग अगले एपिसोड में तुम लोगों को वो काली आंखों वाला लौंडा दोबारा से दिखने वाला है, जो कि अपने जो के साथ फाइट भी करेगा, और फाइट का रिजल्ट तुम लोग अगले ही चैप्टर में देख लेना। और अगला चैप्टर देखने के लिए इस वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना, क्योंकि भाई जल्द ही 10K होने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सेयोनारा, जय हिंद।